हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। अगर आप लोग आज इस चैनल पर पहली बार आए हों तो वहां पर आप लोग देखिए, यहाँ पर अपन को पता है कि सोशल साइंस का जो है यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोगों ने अगर पहले वाले पार्ट जो हैं 3 या 4 पार्ट हैं वो ऑब्जेक्टिव के हैं, वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। उसके बाद अपना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो बच्चे यहाँ पर कंटिन्यू है उन लोगों को बता दें कि अपन लोग सभी बच्चे ऑब्जेक्टिव पढ़ करके आए हैं और आज से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर क्वेश्चन आंसर हम लोगों से नहीं आते हैं ऑब्जेक्टिव तो जैसे तैसे करके याद हो गए, तो बेटा परेशान नहीं होना है। हम आपके साथ हैं, बिल्कुल शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पर है। टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन को क्या करनी है, पढ़ने हैं। और अपन ने इस तरीके से है आप लोगों को समझने के बाद इस क्वेश्चन का जो है आंसर भी लिखे हुए हैं, टोटल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। और उसके बाद क्या करना है, पढ़ना है, आराम से पढ़ते रहना है। चलिए शुरू स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ कह रहा है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। क्या कह रहा है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। तो समझिए, थोड़ा सा गौर कीजिए। यहाँ पर अपन को कुछ नहीं करना है, टोटल जो भी चीज है सब उसी में रहती है। सामाजिक विज्ञान हो, मैथ हो, कुछ भी हो, हम तो आप लोगों को पढ़ाते हैं तो यही कहते हैं कि कुछ नहीं करना है, जो है सब उसी में है। क्वेश्चन पे तो जाओ यार, क्या करो, क्वेश्चन पे देखो। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मृदा। मृदा ये लिखा है, देखो हमने मृदा पे टिक लगाया, गोल किया कि नहीं, ये मृदा। और मृदा के बाद दूसरा वर्ड यहाँ पर लिखा है अपर्दन। क्या लिखा है, अपर्दन। क्या लिखा है, मृदा अपर्दन। तो देखो यहाँ, तो मृदा का अर्थात, मृदा का अर्थ होता है मिट्टी। क्या होता है, मिट्टी। और अपर्दन का मतलब होता है कटना। क्या होता है, कटना। ठीक है, मृदा अपर्दन यानी ये होता है मिट्टी का कटना। इसे कहते हैं हम मृदा अपर्दन। और जब मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ा रहा था तब मैंने आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल बताई थी, वो यहाँ भी बताई दे रहा हूँ। कि एक स्लोगन बना लिया था अपनी लोगों ने यहाँ पर क्लास में बैठे बैठे। यहाँ था मृदा अपरदन। ठीक है, तो मिट्टी का हटना मृदा अपरदन की है यह घटना। क्या बोला था, मिट्टी का हटना मृदा अपरदन की है यह घटना। यानी कि मिट्टी जो है वो एक सतह से दूसरे सतह पर या एक जगह से दूसरे जगह पर मिट्टी क्या हो जाए, चली जाए, तो इसे हम कहते हैं मृदा अपरदन है। चलिए तो देखो, अब ये जो मृदा है, जैसे अपन को ये तो पता चल गया कि डेफिनेशन में लिखने वाले क्या है मृदा अपरदन के बारे में, कि मिट्टी का एक सतह से दूसरी सतह पर पहुंच जाना या मिट्टी की एक सतह का एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाना कहलाता है मृदा अपरदन। लेकिन जब मृदा अपरदन की बात करें तो मृदा ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाती है, बात समझ में नहीं आई है। वहां डेफिनेशन में इतना बस लिख दोगे तो सामने वाला क्या कहेगा कि कैसे, तुम्हें अपने मन से कहीं उसके हाथ पैर लगे हैं कि मृदा ने वो यहाँ से उठी और चली गई। तो इसके लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता तो होगी कि नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि नदियों, बरसात का मौसम होता है, बरसात के मौसम में जल क्या होता है, बह रहा है। यानी पानी गिरा और पानी क्या हो रहा है, नदी नालों में क्या हो रहा है, बह रहा है। तो जहां जिस प्रकार की मिट्टी होती है, मान लीजिए लाल है, काली है, ठीक है, तो लाल मिट्टी जहाँ की होती है वहां की नदियों में लाल पानी बहता है। जहाँ की मिट्टी काली होती है वहां की मिट्टी में, जो वहां की नदियां हैं वहां पे काले, काला क्या होता है, पानी बहता है। ऐसा तो है नहीं कि मिट्टी वहां की पीली हो और पानी बह रहा हो काला, ऐसा नहीं होता है। देखा नहीं है आप लोगों ने। तो चलो, ये बरसात के मौसम में मिट्टी ही जो क्या है वो जल के साथ क्या होती है, बह जाती है। एक जगह से मिट्टी बह करके कहीं दूसरी जगह चली जाती है। तो ये तो हुआ बहते हुए जल के द्वारा। फिर उसके बाद आप लोगों ने गर्मियों के मौसम में देखा होगा, बहुत तेज तेज आंधियां आती हैं। क्या होती हैं, आंधियां आती हैं, और आंधी के साथ साथ बहुत ये जो धूल है ऊपरी सतह, ये क्या होती है, उड़ करके हमारे घरों पे आ जाती है। हम लोगों को अब मतलब क्या हो जाता है, पूरा गंदे हो जाते हैं। बोले जैसे आंधी चली, बोले खिड़कियां लगाओ, बोले आंधी आ रही है, इस तरीके से बोलते हैं। तो वो हो गया हवा, यानी हवा के द्वारा भी जो मिट्टी है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रही है, जा रही है। फिर होता है विभिन्न प्रकार की मानवीय क्रियाएं। मनुष्य जो है वो ना जाने कितनी क्रियाएं करता है जिनके माध्यम से मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी क्या होती है, चली जाती है। फिर आ जाते हैं यहाँ पर, और है, आप सबके घर में पालतू जानवर हैं, ठीक है, क्या है, पालतू जानवर हैं। अब चाहे वो ग्रामीण कल्चर के बच्चे हों या फिर शहरी कल्चर के बच्चे हों, ठीक है। तो ग्रामीण कल्चर में तो सब जानते हैं कि गाय, बैल, भैंस, बकरी ये सब होते हैं। और शहरी कल्चर में कुछ नहीं है, तो छोटा सा आप लोगों के घर में क्या है, ये जिसे बोलते हैं डॉग, यानी कि कुत्ता तो है ही करके है। तो वो क्या होता है, आप लोगों ने देखा है कि जो शहरी कल्चर के बच्चे हैं उनके उनके घर में अगर गाय बहुत कम रहती है, ये सब चीजें, तो लेकिन ग्रामीण कल्चर में तो गाय वगैरह बहुत ज्यादा रहती हैं।
तो इनके पैरों में आप लोगों ने देखा होगा, ये बाहर गए और बाहर से जैसे ही आए तो इनके पैरों में क्या होती है, मिट्टी लगी होती है। यानी कि इनके जो पैर होते हैं, गाय बैल बकरी, इन सबके इनके पैरों को हम क्या बोलते हैं, खुर बोलते हैं। तो इनके पैरों में मिट्टी लगी होती है। तो मिट्टी क्या होती है, कहीं ना कहीं से तो आई होगी कि नहीं आई होगी, तो कहीं ना कहीं से आकर के हमारे घर पे आ जाती है, यानी कि वहां से तो मिट्टी हट गई कि नहीं हट गई, ये है। चलो तो अपन आ जाते हैं मृदा अपरदन की डेफिनेशन पर। यहाँ पे लिखा क्या है अपन ने, बहते हुए जल, हवा, मानवीय क्रियाओं तथा पशुओं के खुरों द्वारा मृदा की परत एक जगह से हट करके दूसरी जगह चली जाती है, इस क्रिया को हम कहते हैं मृदा अपरदन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। समझिए यहाँ पर कि एक शब्द ये लिखा है संरक्षण, क्या है, संरक्षण। और संरक्षण का मतलब होता है किसी भी चीज को सुरक्षित करना। क्या होता है, किसी भी चीज को सुरक्षित करना। और यहाँ पर किसको सुरक्षित करना है, तो लिखा है मृदा। मृदा का अर्थ होता है मिट्टी। तो मिट्टी को अब सुरक्षित कैसे करना है, मिट्टी को सुरक्षित करने का तात्पर्य है कि मिट्टी हट ना पाए, यानी जहां पर है वहीं पर बनी रहे। और अगर मिट्टी हटती है तो इसे हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन। क्या कहते हैं, मृदा अपरदन। तो मिट्टी हट ना पाए, क्या ना हो पाए, हट ना पाए, इसे ही रोकना क्या कहलाता है, मृदा संरक्षण। तो देखो ये लिखा है नीचे आंसर, मिट्टी के अपरदन को रोकना ही मृदा संरक्षण है, या मिट्टी के अपरदन को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। अब आगे क्वेश्चन है कि यह क्यों आवश्यक है, मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो सुनिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। देखिए जनसंख्या क्या होती जा रही, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और जनसंख्या के बढ़ने से जो प्राकृतिक संसाधन है उनका भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, विनाश होता जा रहा है। ठीक है, तो अब इस विनाश को रोकने के लिए क्या करने के लिए, इस विनाश को रोकने के लिए मृदा का संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं थर्ड नंबर का। यहाँ कह रहा है मृदाक्षय, देखो इसमें भी मृदा, अभी तक पढ़ा अपन ने तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, और तीसरे क्वेश्चन में मृदा मृदा मृदा, तीनों में मृदा है, बस चेंजिंग है। पहले वाले में अपरदन, तो अपरदन का मतलब होता है कटना। दूसरा है संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है बचाना या सुरक्षित रखना। और तीसरा है क्षय, क्षय का मतलब भी होता है हानि। अब अगर इस क्षय का मतलब हानि होता है तो ऊपर वाले अपरदन में और नीचे वाले में अंतर क्या है, बस ऊपर वाले और नीचे वाले में अंतर इतना है कि ऊपर वाले में सतह क्या हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। और नीचे वाला जो लिखा है क्षय, क्षय का मतलब होता है उसकी उर्वरक क्षमता में कमी आ जाना। क्या आ जाना, उर्वरक क्षमता में कमी आ जाना। अब ये उर्वरक क्षमता क्या है, तो उर्वरक क्षमता का मतलब होता है उपजाऊपन। क्या होता है, उपजाऊपन। तो देखो इसका आंसर है अपना, मिट्टी की उर्वरता या उर्वरक क्षमता में कमी को मृदा क्षय कहते हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आप लोगों को याद हो गए होंगे शायद। उसके बाद आ जाते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है भौम जल पाने के स्रोत क्या है। अरे हम ये लोग जानते ही नहीं है कि भौम जल है क्या आखिरकार, भौम जल नहीं समझते हैं। भौम जल के साथ साथ पृष्ठीय जल आता है, तो हम पृष्ठीय जल के बारे में नहीं जानते हैं कि आखिरकार पृष्ठीय जल है क्या है। जब हम इस सभी के बारे में जब तक समझ नहीं पाएंगे, उसके बारे में नहीं जानेंगे, तो आंसर हम लोग क्या करते हैं, गलत लगा के आ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं बोले सर और ये तो आता था हमसे, और ये उसका इसमें हो गया और उसका इसमें हो जाता है। तो समझिए पहले नंबर आप लोग, बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते कि भौम क्या है। अरे भौम का मतलब होता है भूमि। क्या होता है, भूमि। और जल तो जानते हो पानी। तो भूमि के अंदर से, कहां से, अंदर से जो जल निकाला जाता है उसे हम कहते हैं भौम जल। क्या कहते हैं, भौम जल। अब ये कह दो सर वो तो टोटल जितना भी जल है वो सब कहाँ से निकाला जाता है, जमीन से निकाला जाता है। तो समझिए जो नदियों का जल है वो भौम जल नहीं है। ठीक है, जिसे, और दूसरा जो तालाबों का जल है वो भौम जल नहीं है, नहरों का जल है ये भी भौम जल नहीं है। सीधा सीधा यूं कहा जाए कि ऐसा जल जो जमीन के अंदर से खोद करके निकाला जाए उसे हम कहते हैं भौम जल। यानी कुआं, कुआं भौम, कुएं का अगर पानी निकालते हैं तो वो हो जाएगा हमारा भौम जल। ठीक, नलकूप, नलकूप तो समझते हो क्या कहलाता है, हैंडपंप। और है ट्यूबवेल यानी बोर जो वगैरह होते हैं, इन सभी से जो जल निकाला जाता है वो क्या हो जाता है हमारा भौम जल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो भौम जल समझ में आ गया। उसके बाद आगे दूसरा है कि ये सर फिर ये नदियों तालाबों ये नहरों इनका जल क्या कहलाता है, तो इनका जल कहलाता है पृष्ठीय जल। क्या कहलाता है, पृष्ठीय जल। तो ये थे अपना, अब आंसर पे देखो, आंसर कह रहा था भौम जल पाने के स्रोत बताइए। तो भौम जल पाने के स्रोत है हमारे कुआं, नलकूप, ट्यूबवेल आदि। और अगर आपसे पूछ दे पृष्ठीय जल पाने के स्रोत बताइए, तब आप लोग बता सकते हैं पृष्ठीय जल का क्या हो जाएगा अपना, पृष्ठीय जल का सीधा सीधा डायरेक्टली हो जाएंगे अपना कुआं, सॉरी कुआं नहीं, नदी, झरना भी इसी में आ जाएगा, नदी झरना, और ये क्या है, नहर तालाब। ठीक है,
झरना तो पर्वतीय में भी आ सकता है, लेकिन चलो हटाओ, आगे जा क्वेश्चन नंबर 5 नंबर अपन चेंज करते हैं। तो आज अपना आ गया क्वेश्चन नंबर 5। तो देखें 5 नंबर पे के क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। यानी कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो आपको देखो, पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो भारत में पाई जाती है 6 प्रकार की मिट्टियां। कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? 6 प्रकार की। अब 6 प्रकार की मिट्टी में देखो, यहाँ पर ये लिखा है, पहले नंबर लिखा है भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम। नंबर 1 जलोढ़, दूसरा है काली, तीसरा है लाल, चौथा है लेटेराइट, और पांचवा है मरुस्थलीय, और छठवां है पर्वतीय। तो ये नाम आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक। इनके बारे में अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। यहाँ कह रहा है ऊर्जा के परंपरागत साधनों एवं गैर परंपरागत साधनों के नाम लिखिए। हमें ऊर्जा के परंपरागत साधन बताना है और गैर परंपरागत साधन बताना है। तो हम बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज इसी में हैं कि परंपरागत क्या है और गैर परंपरागत क्या है, ठीक है। जब हम यही नहीं जानेंगे कि परंपरागत क्या है और गैर परंपरागत क्या है, तब तक क्या हम इसके बारे में जान पाएंगे? बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। तो पहले समझ लीजिए कि परंपरागत क्या है। तो परंपरागत साधन ऐसे हैं कि जिनका हम यूज करते हैं, और ये जो है वो जो समाप्त होने वाले हैं। क्या है? जो समाप्त होने वाले हैं। क्लियर? मतलब ऐसे स्रोत जो समाप्त हो जाएं, एक बार उसका यूज होने के बाद दोबारा इसे ये प्राप्त ना हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? परंपरागत। परंपरागत का एक और दूसरा नाम है अनवीकरणीय। क्या है? अनवीकरणीय। तो ये है परंपरागत साधन कौन कौन से हैं। तो और दूसरा होता है गैर परंपरागत। गैर परंपरागत का मतलब जिसे दोबारा से प्राप्त किया जा सके, मतलब जो नष्ट ना हो। सीधा सीधा यूं कहा जाए कि जो नष्ट हो जाए, क्या हो जाए? जो नष्ट हो जाए वो ऊर्जा के परंपरागत साधन है, और जो नष्ट ना हो वो ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन है, ठीक। चलिए देखें तो कौन कौन से। अब आप ही बताइए कि जो जैसे यहाँ पर लिखा है पहला कोयला, तो कोयला तो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। कुछ समय बाद कोयले के भंडार क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं, तो कुछ समय बाद कोयला बचेगा ही नहीं। तो ये वाला बचेगा नहीं का मतलब है ये हमारा परंपरागत में आ जाएगा। दूसरा है खनिज तेल। आज आप लोग देख रहे हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह की जो कीमत है दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही है? हमें अच्छे से याद है कि बहुत जब हम लोग छोटे हुआ करते थे उस समय पे शायद 35 रुपए की समथिंग का डीजल हुआ करता था, और 45 से 47 रुपए की समथिंग का पेट्रोल हुआ करता था। आज 95 प्लस हो रहा है। चलो इसको अपन को ये नहीं ये कोई रेटेड वगैरह नहीं, यहाँ पे अपन को क्वेश्चन पे फोकस करना है। फिर आती है खनिज तेल। ये क्या हो समाप्त क्यों समाप्त हो जाएगा। और प्राकृतिक गैस तथा विद्युत। बिजली भी जब जल नहीं रहेगा तो बिजली कहाँ से बनेगी? तो ये भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो यानी कि ये है हमारे ऊर्जा के परंपरागत साधन। अब जब ये समाप्त होने वाले हैं तो दूसरा है गैर परंपरागत, यानी समाप्त ना होने वाले। तो सौर ऊर्जा है। अब सूर्य की ऊर्जा कभी समाप्त होने वाली नहीं है। दूसरा है पवन ऊर्जा, यानी हवा के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो भी कभी समाप्त होने वाली नहीं है। फिर है जैविक ऊर्जा, ठीक है, और भूतापीय ऊर्जा। तो ये आप लोगों को याद कर लेनी है, समझ में आ जाएंगे तो फिर रटने की आवश्यकता नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट 7 नंबर के क्वेश्चन पे। 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अभ्रक के कोई दो उपयोग बताइए। अभ्रक। तो अभ्रक के कोई दो उपयोग निम्न है। नंबर 1 है औषधि बनाने में, और दूसरा है मृदा इससे क्या है? बिजली के मृदाक्षय, ठीक है। आ जाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? 8 नंबर का यहाँ कह रहा है नीम के कोई 3 औषधीय उपयोग लिखिए। तो नीम जो है आप लोग जानते हैं कि नीम जो है हमारा एक बहुत औषधीय गुणों वाला पौधा है। क्या है? औषधीय गुणों वाला पौधा है। मतलब नीम जो है सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है। आप लोग पढ़ते हैं नीम और तुलसी, नीम, तुलसी और पीपल, ये 3 बहुत लाभकारी पौधे हैं। तो नीम जो है बहुत, उसके अपन को 3 औषधीय उपयोग बताना है। तो देखो नंबर 1, नीम के पत्ते तथा बीज। नीम के जो पत्ते होते हैं और जो बीज, बीज तो समझते हो आप लोग क्या बोलते हैं, यानी निबोली टाइप का बोलते हैं। ये बालों की विभिन्न समस्याओं में उपयोगी है। क्या है? बालों की विभिन्न समस्याओं में उपयोगी है। फिर आता है दूसरा, बसंत ऋतु में नीम के कोमल पत्तों के सेवन से रक्त शुद्ध होता है। क्या होता है? रक्त शुद्ध होता है। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा गांव में, सुबह से उठे और नीम की जो ताजी ताजी पत्तियां होती हैं, जिसे अपन बोलते हैं नीम की कोपलें। क्या बोलते हैं? कोपलें। और कहीं कहीं इसे बोलते हैं कुपई। क्या बोलते हैं? कुपई। चलो तो इससे ये क्षेत्रीय भाषा के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ क्या बोलते हैं। तो ये नीम की कोपलें हैं। ये खाने से क्या हो जाता है कि हमारा जो रक्त है वो क्या होता है? शुद्ध होता है। लोग बोला करते हैं कि इससे क्या होता है कि नीम की कोपलें खाने से क्या होते हैं, विभिन्न हमें बुखार नहीं आता है, कहीं ये नहीं आता, इस तरीके से। चलो तो इससे क्या करना है,
यहाँ से ये है सीधा सीधा यूं कहा जाए कि नीम की कोपले खाने से शरीर की बहुत सारी व्याधियां क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। यहाँ आगे लिखा है चेचक जैसी भयंकर बीमारी भी नहीं होती है। फिर आते हैं तीसरा, ये तो बहुत अच्छा है, देखा होगा आप लोगों ने, दाद खाज खुजली फोड़ा फुंसी। क्या है? दाद खाज खुजली फोड़ा फुंसी वगैरह ये हाथों में हो जाती हैं अधिकतर, बरसात के मौसम में बच्चे गंदगी में खेलते रहते हैं तब ये होते हैं। तो इन पर जो नीम की जो छाल होती है उसको क्या कर देना चाहिए, थोड़ा सा पीस करके लगा देना चाहिए, जिससे क्या हो जाती है, ये सब क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और ये भी बोला गया है कि अगर दांतों में कोई रोग हो या दांतों से संबंधित रोग हो, तो दांतों से संबंधित रोग होने के लिए जो नीम की दातून होती है ये बहुत ज्यादा क्या है, लाभकारी है। ग्रामीण कल्चर में तो अपन लोगों ने देखा है बहुत सारे समय से लोग क्या करते हैं, वो नीम की ही दातून अधिकतर करते हैं। तो ये थे अपना, ये तो नीम के तो बन ही जाएंगे आप लोगों से। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए अपने, 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आ जाते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 9वां नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 9वें नंबर का क्वेश्चन है, ये कह रहा है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो देखें ये जो अपन को परेशान होना नहीं है, इसका जो टोटल है उसी में छिपा हुआ है। क्या है आंसर जो है हमारा, इसी में छिपा हुआ है। हम लोग शब्दों पे गौर नहीं करते हैं। यहाँ देखो हरित, हरित का मतलब होता है हरा, और हरा क्या होता है, खाद्यान्न फसलें। यानी कि गेहूं के खेत में कभी गए हो तो गेहूं कैसे होते हैं, गेहूं की फसल हरी होती है। चने के खेत में गए हो तो चना क्या होता है, हरा ही होता है। कोई भी पौधा हो लगभग लगभग क्या होता है, हरा होता है। क्यों? क्योंकि हरे पौधों में ही हम जानते हैं कि क्या पाया जाता है, पर्णहरिम पाया जाता है, जिसे अपन क्लोरोफिल वगैरह बोलते हैं। तो इतना ज्यादा डिटेल से अपन ये सोशल पढ़ रहे हैं, साइंस से नहीं है। साइंस की बात साइंस में करेंगे, लेकिन फिर भी। तो देखो हरित क्रांति का मतलब होता है ऐसी क्रांति जिसके द्वारा खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के बढ़ावा मिला हो, उसे हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। बार बार पूछा जाता है आप लोगों से मतलब क्वेश्चन कि हरित क्रांति के द्वारा किसको बढ़ावा मिला है। तो हरित क्रांति के द्वारा क्या हुआ है, खाद्यान्न फसलों को क्या किया गया है, बढ़ावा दिया गया है। तो बढ़ावा देने के लिए ही इस क्रांति को क्या किया गया है, अपनाया गया है। और आपको बता दूं कि इस क्रांति के जो जनक है वो कौन है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन। हो सकता है शायद मैं जब ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा था तब उसमें बता दिया हो। चलिए हाँ याद आ गया। और उसका वर्गीज कुरियर भी बताए थे अपन ने श्वेत क्रांति के, और यहाँ पर उसके जनक भी बताए थे अपन ने, एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अपने, क्वेश्चन क्या कह रहा है था जो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का आशय है कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीकी के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। देखिए अपन लोग करते क्या है कि पहले के जमाने में इतनी ज्यादा फसलें नहीं हुआ करती थी, आज उसी खेत से बहुत ज्यादा फसलें अपन क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं। अब वो फिर भी क्यों उगा रहे हैं, मजबूरी है। पहले जनसंख्या कम थी, क्या थी, पहले जनसंख्या कम थी। आज जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्या होती जा रही है, जनसंख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारी जो कृषि योग्य भूमि है वो भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कमती जा रही है। हाँ आप लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं सोशल में, सोशल में ही है वो, 9th क्लास में ये पढ़ते हैं कि भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पलता है, और ऋण में ही उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी जो परेशानी है तो टोटल हर जगह किसको है, किसान को ही है। तो यहाँ देखो पहले के जमाने में क्या था कि इतनी ज्यादा जनसंख्या नहीं थी, तो खाद्यान्न फसलों की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, और कृषि योग्य भूमि भी बहुत ज्यादा थी। अब आज की कंडीशन क्या हो गई, कृषि योग्य भूमि बहुत कम रह गई है और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो खाद्यान्न फसलों की आपूर्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसी सीमित क्षेत्र में बीजों की गुणवत्ता को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, जिससे उसी खेत से कई गुना क्या करते हैं, उपज प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या, हरित क्रांति। अब हरित क्रांति के बारे में समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो यहाँ से फिर से एक बार अपन पढ़ लेते हैं जो इसके बारे में अपन ने लिखा है कि हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीकी के प्रयोग के परिणाम स्वरूप से हुई है। इस क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है। क्या हुई है, काफी वृद्धि हुई है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा है। फिर भारतीय कृषि में उन्नत किस्मों के बीजों का प्रयोग जो है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसके बाद देखे आप लोगों ने देखा होगा पंजाब के खेत, हरियाणा के खेत, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश को तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में ही होता है। तो ये 3-4 अपन ने नाम लिख लिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में गेहूं व चावल का उत्पादन उन्नत किस्मों के बीजों की ही देन है। आज ये जो है पश्चिम बंगाल कहाँ गया, यहाँ कहीं लिखा था। तो ये जो है बहुत सारे क्या है कि ये आज खाद्यान्न फसलों के क्षेत्र में बहुत अग्रणी राज्य हो गए
हैं। तो ये इन सभी को आगे करने का श्रेय किसका ही है? तो ये टोटल है हरित क्रांति का। हाँ, आपको एक बात और बता दें, बहुत सारे बच्चे गलतियां ये करते हैं कि रटते हैं सोशल को। क्या करते हैं? रटते हैं। बेटा सोशल हो, थोड़ा बहुत रटा जा सकता है उसके एक दो पॉइंट, लेकिन टोटल नहीं रटा जा सकता। यहाँ जिसका जितना ज्यादा दिमाग चल जाएगा उसे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। जैसे मैंने अभी आपको हरित क्रांति के बारे में बताया, तो आप हरित क्रांति में देखिए, ये तो था अपना इस तरीके से। अब आगे देखो, शॉर्ट तरीका मैं आपको बताऊं कि हरित क्रांति में कैसे लिख सकते हैं। हरित क्रांति अपन ने हेडिंग डाली तो सीधा सीधा लिख सकते हैं कि हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न फसलों से है। खाद्यान्न फसलों में बढ़ावा देना ही क्या है? हरित क्रांति है। इसकी शुरुआत की थी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने, इसीलिए इन्हें इस क्रांति का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या हुआ? बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ रही है, जिस कारण से इसमें वृद्धि करने के लिए नई नई किस्मों के बीजों का प्रयोग किया गया और फसलों की उत्पादकता को बढ़ाया गया। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चलिए, तो यही हो जाएगा अपना आंसर। फिर आते हैं नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके प्रमुख उपायों का वर्णन कीजिए। देखिए, जल संरक्षण, तो आप लोग जानते हैं कि जल, अभी थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि जल जो है उसकी मात्रा बहुत कम होती जा रही है। क्या होती जा रही है? बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। और जल संकट जो है वो आज दिनों दिन क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। कुछ अभी आंसर पे नहीं डिपेंड करना, केवल सुनना बस है। जो सब जल की समस्या है आज प्रति, जहां भी देखो हर जगह क्या है? बहुत ज्यादा जल संकट दिखाई देता है। कई कई जगह तो होता क्या है कि लगे हैं सब ऐसे लाइन में लेकर के बहुत सारे लोग, और उन्हें 10-10 11-11 बजे तक वो पानी भर रहे हैं। एक ही स्रोत है जल का और कोई है ही नहीं। ऐसी ऐसी कंडीशन होती है। और कई कई गांव तो ऐसे होते हैं, या शहर शहर तो ठीक है नहीं हो सकता है, लेकिन कई कई गांव तो ऐसे होते हैं कि जिनके लिए पानी क्या होता है, किसी दूसरे गांव से आता है। ये क्या हो रहा है? क्या पहले ऐसा नहीं होता था? होता था, लेकिन आज ऐसा पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज ऐसा क्या है? हो रहा है। उसका कारण कुछ नहीं है कि धीरे धीरे जो जल की मात्रा है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो अब जब जल की मात्रा कम होती जा रही है, आज ये कंडीशन है, तो आगे चल करके ना जाने क्या कंडीशन होगी। इसीलिए हमें भविष्य को मद्देनजर रखते हुए जल को क्या करना है? संरक्षित करना आवश्यक है। ठीक है। तो चलिए अपन आ जाते हैं यहाँ पर आंसर पे। आंसर कह रहा है जल संरक्षण संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जिनका संबंध संसाधन की उपलब्धता, उपयोग, गुणवत्ता तथा प्रबंधन से है। स्वतंत्रता के समय सिंचाई और उद्योगों के लिए जल पर्याप्त रूप से उपलब्ध था। स्वतंत्रता का मतलब होता है 1847 यानी 1850 के लगभग की बात कर लीजिए। उस समय क्या था? चाहे जिस काम के लिए, हर काम के लिए जल पर्याप्त था। परंतु अब जनसंख्या वृद्धि के कारण हर क्षेत्र में क्या होती जा रही है? कमी होती जा रही है। गर्मियों में जल संसाधन का अभाव प्रायः दक्षिण भारत में होता है, जबकि वर्षा ऋतु में जल की कमी नहीं पाई जाती है। वर्षा ऋतु में तो देखिए हर जगह जल रहता है लगभग लगभग, लेकिन उसके वर्षा ऋतु के बाद फिर जल क्या होता है? हर जगह कमने लगता है। जिन प्रदेशों में नलकूपों से सिंचाई होती है, यहाँ पर जो ये होते ना ट्यूबवेल वगैरह, वहां विद्युत प्रदाय की स्थिति पर जल संसाधन की उपलब्धता निर्भर है। इन कारणों से जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन क्या हो गया है? आवश्यक हो गया है। तो देखिए, मैंने जो अभी आपको लैंग्वेज में बताया था, समझाया था अपनी लैंग्वेज में, उसी तरीके से भी आप बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है। कि कुछ नहीं है कि जल की समस्या को रोकना ही क्या कहलाता है? जल संरक्षण है। आज दिनों दिन जल की बढ़ती जनसंख्या के कारण जल क्या होता जा रहा है? जल की मात्रा कम होती जा रही है, जिससे जल संकट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और हमें भविष्य के बारे में सोचते हुए जल को संरक्षित रखना बहुत अधिक आवश्यक है। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यही आपके पूरे नंबर क्या हो जाएगा? दिला जाएगा। फिर आते हैं अपन, इसके बाद अभी क्वेश्चन और ज्वाइन था, इसमें लिखा था इसके कुछ उपाय का वर्णन कीजिए। तो देखो, इसके उपाय ये हैं कि जल संसाधनों का सीमित आपूर्ति। यहाँ देखो उपाय आपको ये हैं। उपाय नंबर 1 ये दिया गया, वर्षा जल संग्रहण तथा उसके प्रवाह को नियंत्रित करना। दूसरा है छोटे बड़े सभी नदी जल संभरणों का वैज्ञानिक प्रबंध करना। और तीसरा है जल को प्रदूषण से बचाना। तो सुनिए, बरसात के जलों में आप लोग वर्षा के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि जो जल है वो गिर रहा है, और गिरते हुए न जाने कहाँ कहाँ चला जाता है बहता हुआ। हम लोग कोई उसका संरक्षण नहीं करते हैं। ठीक है। और जब आज हमने जल को संरक्षित नहीं करते हैं, तो आगे चल करके हमें क्या होता है? जो वाटर लेवल जिसे बोलते हैं अपन, ये क्या होता है? जमीन का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे कम होता जाता है।
तो हमें वर्षा के जल को संग्रहित करना चाहिए। फिर आता है दूसरा, छोटे बड़े सभी नदी जल, जैसे माना कि छोटी नदी है, तालाब है या कुआं वगैरह होते हैं, ये जितने भी हैं छोटे बड़े ये सभी हैं, इन सभी का हमें उचित प्रबंधन कराना चाहिए। कैसा कराना चाहिए? उचित, मतलब इनको ऐसे नहीं कि बहुत सारे आप लोगों ने देखे हैं पुराने तालाब डले हैं, गंदे गंदी वहां पे नालियां जा रही हैं विभिन्न प्रकार की, ऐसे कोई कोई देखभाल नहीं है। इन सभी को हमें उचित तरीके से क्या करना चाहिए? नवीनीकृत करना चाहिए। और सबसे मेन बात, जल को प्रदूषण से बचाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने जल को प्रदूषण से बचा लिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब होता क्या है कि जल भी हमारे पास है और वो है गंदा, क्या है? जल तो हमारे पास है लेकिन है गंदा, तो हम उसका क्या उपयोग कर सकते हैं? कुछ नहीं। तो इस तरीके से अपन को क्या करना है, ये थे हमारे काहे के उपाय, जल को जल संरक्षण को करने के उपाय। जल को कैसे कैसे बचाया जा सकता है, एक दो उपाय अपन लोग क्या कर सकते हैं, अपने मन से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जो ये अपन ने ये जल प्रदूषण देखा ना, इसमें बहुत सारे पॉइंट अंदर आ सकते हैं। तो ये थे अपने क्वेश्चन। तो पढ़ने में मजा आया होगा, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। आप लोगों के साथ आएंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक अपन ने पढ़े हैं कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय राम जी की।